Hello, logical evening to all of you. So, we are here to discuss GK section or current affairs section in Vidig India Open Mock number 9. I hope you are all doing good. So, इस particular mock में GK को लेके क्या questions आए, क्या passages आए, we'll have a quick look and we'll discuss about all the questions and the topics behind it. So, without any further delay, let's get started. तो सबसे पहला जो passage है, it is about अग्नि मिसाइल टेस्ट। सो एज यू नो कि हमारी जो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने सक्सेसफुली अग्नि जो मिसाइल है उसका अग्नि 5 का जो है एक टेस्ट कंडक्ट किया, सक्सेसफुल टेस्ट। अग्नि एन का भी टेस्ट अभी रिसेंटली देखने को मिला था जो रेलवे से लॉन्च किया था हमने, विच इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट इन इन टर्म्स ऑफ मिसाइल टेस्टिंग। जो आपने अभी अभी न्यूज सुना होगा कि हमने ट्रेन के ऊपर से अग्नि पी, अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसको टेस्ट किया है। सो चाइना, यूएसए, मतलब हम एक बहुत ही ज्यादा प्राइम ग्रुप का हिस्सा हो गए जिन लोगों ने अब रेलवे से जो है मिसाइल लॉन्च करने को टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। सो इस टॉपिक पर वापस आते हैं। सो पाकिस्तान ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था इंडिया का अग्नि मिसाइल टेस्ट। ये बोला था कि ये इस रीजन की पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस सब को अंडरमाइन करता है। एंड आयरनी की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये बातें आती हैं कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन सब को खराब किया जा रहा है तो वो अपने आप में दोगलेपने वाली बात होती है। ये सब अब हम लोगों को पता है। सो इस पर्टिकुलर पैसेज में अग्नि मिसाइल टेस्ट को लेके पाकिस्तान का जो भी स्टेटमेंट आया था एंड अग्नि 5 के मिसाइल को लेके जो भी हमारा अचीवमेंट है उससे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 5 मिसाइल। तो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है, इट इज एन एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड अंडर इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल है, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बनी है, बिल्कुल बनी है। दूसरा बोल रहा है, इट इज अ 3 स्टेज सॉलिड रॉक प्रोपेल्ड या पावर्ड मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड। तो अग्नि 5 के बारे में दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ये अग्नि 5 जो है ये हमारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अपने को पता है कि मिसाइल्स जो है ट्रेजेक्टरी के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है बैलिस्टिक जो ऐसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में चलती है, और एक होती है क्रूज जो कि नेविगेट होती है, सरफेस के क्लोज रहती है। ठीक है। सो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये वन ऑफ द मिसाइल है, और इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में भी आ रही है जो कि 5000 और 5500 प्लस का किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है अग्नि 5। ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल केपेबल है। मतलब जब आप एक मिसाइल लॉन्च करते हो तो वो मिसाइल, मान लो ये अग्नि 5 ऐसे लॉन्च करी, आपने लॉन्च करी तो यहां तक ये गई, यहां तक ये जो है रॉकेट से पावर करी जाती है। रॉकेट इस मिसाइल, मतलब मिसाइल जो है वो वॉरहेड ऐसे लेके जाता है, फिर इसके बाद ये ग्रेविटी के हिसाब से ऐसे अपने ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। इसके बाद ये बोला है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी MIRV। उसमें क्या होता है कि जब ये मिसाइल सरफेस के पास जाती है तो ये मल्टीपल मिसाइल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है, या इसमें इसके अंदर छोटी छोटी मल्टीपल मिसाइल्स निकलती हैं जो कि पूरे एक रीजन को अलग अलग इंडिपेंडेंटली टारगेट करती हैं। सो ये कैपेबिलिटी भी है इसमें। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो था वो भी सही था कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सॉलिड फ्यूल से पावर्ड है, मतलब उसका 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन इसमें यूज हुआ है, और 1.5 टन तक का ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। देखो मिसाइल के बारे में ये चीज हमें पता है कि मिसाइल सिर्फ एक कैरियर है, सिर्फ एक कैरियर है जो कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस मिसाइल में चाहे आप बॉम्ब रख दो, चाहे उस मिसाइल में आप न्यूक्लियर वॉरहेड रख दो, चाहे उस मिसाइल में आप केमिकल वेपन रख दो, चाहे उस मिसाइल में आप मिठाई रख के भेज दो, मतलब मिसाइल सिर्फ एक कैरियर है और उसके अंदर जो रखते हैं उसको वॉरहेड बोलते हैं। तो ये 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अग्नि 5 वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमने देखा अभी कि उसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर तक उसकी स्ट्राइक रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल्स are jet propelled at subsonic speed throughout their flights while cruise missile are rocket powered only in the initial phase of flight।
अब ये स्टेटमेंट जिन लोगों ने, जो हमने क्लास में पढ़ा है या हमने हमारे कंटेंट में पढ़ा है, डिफेंस की मॉड्यूल में पढ़ा है, अगर ये बेसिक भी आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आधी दूर तक पावर करी जाती है रॉकेट से और आधी दूर अपने आप ग्रेविटी से चलती है। तो ये तो यहाँ पर क्रूज मिसाइल के लिए लिखा हुआ है कि रॉकेट पावर है और सिर्फ इनिशियल फेज में, पर इनिशियल फेज में तो बैलिस्टिक को देते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। और इसका उल्टा, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, तो थ्रू आउट देयर फ्लाइट बैलिस्टिक मिसाइल नहीं प्रोपेल होती है, थ्रू आउट देयर फ्लाइट क्रूज मिसाइल को प्रोपेल करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहा है अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमने अभी पढ़ा है, इसी पैसेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि अग्नि 5 जो है वो क्रूज मिसाइल नहीं बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो हमारी ब्रह्मोस है वो बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ये रिवर्स लिखे हुए, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। क्योंकि इसने पूछा करेक्ट, तो नीदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, वेयर वॉज द ऑगस्ट 25 अग्नि 5 टेस्ट कैरिड आउट। तो आपको पता है कि लगभग जितना भी अपना डिफेंस के ये मिसाइल या इक्विपमेंट्स हो गए, इनका हम टेस्टिंग करते हैं एक ही जगह पे अधिकतर। वैसे पोखरण या राजस्थान के आसपास भी कुछ टेस्ट हम करते हैं, बट हम एक ही जगह है जहां पर लगभग सारे मिलिट्री टेस्ट करते हैं, वो है चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अब क्योंकि इंडिया जो है हमारे आसपास ऐसे कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, लाइक चाइना, तो हमें हमारा डिफेंस मजबूत करना बहुत जरूरी है। डिफेंस को मजबूत करने के लिए हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत है। उसी के हिसाब से हमें मिसाइल्स की भी जरूरत थी, तो ज्यादातर पहले मिसाइल्स हमें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी या दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती थी, मेड भी रशिया, यूके, यूएस। तो फिर इसमें इंडिया का डीआरडीओ ने खुद सोचा कि हम क्यों सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, या हम हमारा खुद मिसाइल क्यों नहीं बनाते। तो उसको एम करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला, जिसके अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप करने की बात करी। वो 5 मिसाइल्स हैं पटना, मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइल्स डेवलप करने की बात करी। उसी में से एक है जिसको अभी हम देख रहे हैं, अग्नि। और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी मिली और चालू हुआ था 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये बोल रहा है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, नहीं ये गलत है। शौर्य, ये तो हम जो है लॉन्च करते हैं सी या हमारे शिप से, तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बिल्कुल नहीं है। धनुष जो है वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट नहीं है। एक चीज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें देख लिया करो क्या वो करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे, ये माइनर मिस्टेक्स होंगी और आप बहुत अपने आप में सिली फील करोगे। तो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है। ठीक है, सी है ना। अग्नि 5 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल है। त्रिशूल जो है वो सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी। उसके बाद आप देखो शौर्य, ये जो है ये लैंड वेरिएंट है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का ये जो है एक लैंड वेरिएंट है। धनुष मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इतना अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट पैसेज पे अपन आएंगे, विच इज अबाउट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। सो गेमर्स, आप लोगों के लिए ये पैसेज जो है समझने लायक है। ये जो नया एक्ट आया है जिसमें हमने ऑनलाइन गेमिंग जो कि मनी से रिलेटेड गेमिंग थी उसको बैन किया है। ऑल्सो हमने ई स्पोर्ट्स एज अ कैटेगरी को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ उस पर हम काम करेंगे और उस पर देश आगे बढ़ेगा। ऑल्सो हमने जो स्किल बेस्ड गेमिंग है जो कि सोशल गेमिंग है, वो वाली गेमिंग को अलाउ करने की बात करी है। बाकी जितने भी मनी बेस्ड गेमिंग है उसको ब्लॉक करने की बात करी है, बैन करने की बात करी है। अब ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो द लेजिस्लेशन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 की सेगमेंट्स ऑफ गेमिंग। तो ये लेजिस्लेशन को 3 की सेगमेंट्स ऑफ गेमिंग के लिए स्ट्रक्चर किया है, ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेम्स। तो बिल्कुल सही है, ये 3 इसमें सेगमेंट्स बनाए। दूसरा बोल रहा है वायलेशंस ऑफ द बैन विल अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर एंड फाइन्स अप टू 5 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। ये 5 करोड़ फाइन तो नहीं है, ये फाइन 1 करोड़ है।
तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, मतलब इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है विच इज वन ओनली। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है विच इज वन ओनली। आप देखो कि तीन, इसने बिल्कुल तीन कैटेगरीज बनाई है ना, सोशल गेम्स भी बनाया, ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है, ऑनलाइन मनी गेम्स एक तीसरा कैटेगरी बनाया। फिर इसने क्या किया है, ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है एज अ क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल इंडस्ट्री। उसके बाद ऑनलाइन सोशल गेम्स को एनकरेज किया है। ठीक है, उसके बाद इसने कंप्लीटली बैन किया है ऑनलाइन मनी गेम्स को। ये तीन कैटेगरीज उसने बनाई है। स्टेटमेंट टू क्यों गलत है? क्योंकि जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक का है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कितने तक का है? वो 3 साल तक का है। यहाँ पर क्या दिया था, 1 ईयर दिया हुआ था, तो ये इसकी जगह 3 ईयर्स है। और जो पेनल्टी है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की, वो 5 करोड़ नहीं, वो 1 करोड़ है फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। उसके बाद अगर कोई रिपीट ऑफेंडर मिलता है तो 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ फाइन है। इतना याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, अंडर द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ई स्पोर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज। तो हमको पता है ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया एज अ रिक्रिएशनल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री विद ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025? अब ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन एक तरीके से, कि आप बिल्कुल ही समझ लोगे कि क्या गैम्बलिंग प्रमोट करेगा? नहीं। क्या वो ई स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग में मर्ज कर रहा है? नहीं। क्या वो सारे ही ऑनलाइन गेम्स को बैन कर रहा है? नहीं। ऑब्वियसली वो सेफ ऑनलाइन गेमिंग और रिस्की कैटेगरीज को रेगुलेट करने की बात कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लेके ये क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था एक तरीके से। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल मनी गेमिंग इन इंडिया। तो जो रियल मनी गेमिंग अभी तक चलती थी, मतलब इस एक्ट के पहले हम रेगुलेट करते थे रियल मनी गेमिंग। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बिल्कुल हवा में चल रही थी या बिना सरकार की नजर के बिना ही चल रही थी। प्रॉपर उसको रेगुलेट किया जाता था। तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट है कि रियल गेमिंग मनी या रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अलाउ यूजर टू स्टेक रियल मनी फॉर पोटेंशियल विनिंग्स इन गेम्स लाइक फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर एंड स्किल बेस्ड कॉन्टेस्ट। ये तो बिल्कुल सीधी बात बोल रहा है। 28% जीएसटी लिवाय होता था लीगल आरएमजी फर्म्स पे। तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है कि अभी तक 28% जीएसटी लगता था रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, और वो पोटेंशियल विनिंग्स गेम्स को लॉन्च करते थे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, विच लॉ इन इंडिया कैन इन्वोक्ड अगेंस्ट म्यूल बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो जो लोग भी मतलब ऐसे नकली बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए कौन सा लॉ इंडिया में जो है लगा हुआ है? वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। म्यूल बैंक अकाउंट होल्डर्स को लीगल एक्शन फेस करना पड़ता है इस एक्ट के अंडर, विच टारगेट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिक्वायर बैंक्स टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, विच टेक्नोलॉजी प्राइमरली इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रियल ऑनलाइन गेमिंग या रियल टाइम ऑनलाइन गेमिंग के लिए। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या क्या जरूरत है? ऑब्वियसली लो लेटेंसी इंटरनेट चाहिए जो फास्ट चले, और क्लाउड सर्वर चाहिए। तो यही ऑप्शन सही होगा। ये भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट पैसेज पे अपन आते हैं, पैसेज नंबर 3, जो कि इंडियन हिमालयन रीजन को लेके है। both India's water tower and a critical provider of invaluable ecosystem goods and services। इसको लेके पैसेज है, the Indian Himalayas climate adaptation program is a joint initiative between India and which country। तो ये पूछ रहा है इंडियन हिमालय क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम जो है ये इंडिया और किसके बीच में है? तो ये इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ये प्रोग्राम है। इंडियन हिमालयस क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक प्रोग्राम है ये। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम प्रोग्राम है, ये 2010 में लॉन्च हुआ था, बट वाज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन 2014। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स एंड टाइम बाउंड एक्शन प्रोग्राम्स टू सस्टेन इकोलॉजिकल रेजिलियंस एंड इंश्योर कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ की इकोसिस्टम सर्विसेज इन द हिमालयस। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, ये बिल्कुल 2010 में लॉन्च हुआ था, और इसको अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2014 में। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि हिमालयन रीजन में 51 मिलियन पीपल हैं जो कि हिल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और वो वल्नरेबल भी हैं। और हिमालयन इकोसिस्टम हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए या हमारे इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए बहुत वाइटल भी है। फिर स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स इस मिशन के ये है कि ये अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर्स बनाता है और टाइम बाउंड एक्शन प्रोग्राम्स बनाता है, ताकि जो है इकोलॉजिकल रेजिलियंस सस्टेन कर पाए और कंटिन्यू प्रोविजंस ऑफ की इकोसिस्टम सर्विसेज इन हिमालयास। ठीक है।
नेक्स्ट अपन चलते हैं इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, हमने 50 बार सॉल्व किया है, क्लास में भी इसको बहुत डिस्कस किया है कि 8 सब स्कीम्स हैं इसके अंडर, और इन 8 सब स्कीम्स को कैरी करने वाला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में ही आया है। ठीक है, 2008 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अलग अलग सब स्कीम्स हैं। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन रीजन, इट इज द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, हमारा हिमालयन यंगेस्ट है। यूं तो बहुत मिलियन ईयर्स पुराना है, बट स्टिल अगर अगर आप माउंटेन्स की ओरिजिन में देखोगे तो वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और हाईएस्ट रेंज है ही। आपको पता है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट हिमालय में अलग अलग पीक्स हमारे यहाँ ही है। फिर हिमालयन माउंटेन सिस्टम एक्सटेंड्स अक्रॉस 5 कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना। बिल्कुल इन 5 कंट्रीज पे ही एक्सटेंड होता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट अपन चले, द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस। तो कश्मीर वैली जो है वो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है, एक है ग्रेट हिमालयाज और एक है पीर पांजाल। एक है पीर पांजाल और यहाँ पर है कश्मीर वैली। तो पीर पांजाल और ग्रेट हिमालयाज दो माउंटेन रेंजेस के बीच में एक वैली है जिसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर वैली। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय जो बना है वो कौन सी दो प्लेट्स के कोलिजन के बीच में बना है, तो ये हमें पता है कि दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, एक तो हमारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराई हैं इसी की वजह से जो है हिमालय बना है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट है पैसेज 4, कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेके यूनियन बजट में जो है मिशन अनाउंस हुए थे, एंड उसमें अलग अलग 3 मिनी मिशंस थे कॉटन को लेके। तो ये पैसेज है, इसमें अपन क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इट इज अ 5 ईयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन बजट 25-26 टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस कॉटन प्रोडक्शन इन द कंट्री। बिल्कुल ये पैसेज में भी बोल रहा है कि 5 साल के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, पैसेज में यही बोलने की कोशिश कर रहा है ये। ओवर 5 ईयर्स है ना कॉटन के लिए, और कहा ये दो कीवर्ड मिल रहे हैं हमें, यूनियन बजट एंड 5 ईयर्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है इट विल प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू कॉटन फार्मर्स अलाइनिंग विद गवर्नमेंट्स 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। बिल्कुल ये जो हमारी गवर्नमेंट का विजन है, जो हम फार्म से लेके और बिल्कुल जो है फॉरेन कंट्रीज तक टेक्सटाइल को पहुंचाने की बात करते हैं, उसी के अंडर जो है इसको साइंटिफिक और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा इस कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए, इस मिशन को। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन नॉर्दर्न इंडिया कॉटन इज प्लांटेड बिटवीन अप्रैल एंड मई, while in the southern regions the season is delayed due to monsoon patterns। बिल्कुल सही है ये। बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं बेसिलियस थरंजेनिसिस कॉटन इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप डिजाइन टू कॉम्बैट द बोलवॉर्म्स। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बीटी कॉटन जो है बेसिलस थरंजस कॉटन है, जो कि एक नया सीड डेवलप किया है ताकि वो जो कीड़े लगते हैं कॉटन में उसको वो है जो बॉलवॉर्म होता है उसको वो कॉम्बैट कर पाए या उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाए। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल, इसका डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि ये 1970 है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI 1970 में ये बना है। नेक्स्ट, कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव एक तरीके की ब्रांडिंग है, या हम कॉटन को जो है मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का कॉटन कितना ज्यादा अच्छा है और उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इंडिया प्रीमियम कॉटन ग्लोबली है कस्तूरी कॉटन ब्रांड या भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है कॉटन सॉइल, ये बहुत लड्डू है आपके लिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि काली मिट्टी या रेग्यूलर सॉइल जिसको बोलते हैं वो ही कॉटन सॉइल होती है। इसलिए कॉटन ज्यादातर जो है ये मध्य प्रदेश या फिर ये डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन कल्टीवेट होता है। ठीक है, इवन गुजरात में भी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, पैसेज नंबर 5 जीएसटी को लेके है। ठीक है, एंड जीएसटी में जीएसटी 2.0 जो चेंज हुए हैं, टैक्स स्लैब्स जो दो से अपन ने सॉरी 4 से जो अपन ने दो टैक्स स्लैब कर दिए हैं, 5 एंड 18। ये है, ये पैसेज में ये सब दिया हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि 40% वाला एक लग्जरियस इन गुड है, ये भी पैसेज में दिया हुआ है। अपन क्वेश्चंस देखते हैं।
So what is the expected macroeconomic impact of GST 2.0 according to economists? तो GST 2.0 आएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? तो उसमें ये बोला गया है कि जो जीएसटी, ये एक्सपर्ट्स ने बोला है कि 0.6% पॉइंट्स तक जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकता है जीएसटी 2.0 से। ये किसने प्रेडिक्ट किया है? मैक्रो, ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी 2.0। इट सीक टू रिड्यूस द 4 एग्जिस्टिंग जीएसटी स्लैब टू 2। बिल्कुल, ये पैसेज में दिया हुआ था, अभी हमने देखा। फिर बोला 40% जीएसटी विल रिमेन एप्लीकेबल ऑन लग्जरी गुड्स। बिल्कुल, ये भी पैसेज में था, ये दोनों पैसेज में थे। फिर स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि 101 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, वो चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी काउंसिल का कोरम बोला गया है 50%। कितना बोला गया है? 50%। मतलब हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स आएंगे तो ही जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होगी, उसी को कोरम बोला गया है। ठीक है, वन हाफ ऑफ द मेंबर्स या 50% ऑफ द मेंबर्स। फिर बोला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द जीएसटी काउंसिल विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द जीएसटी एक्ट। फिर ये बोल रहा है एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जीएसटी के डिसीजन बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे। हर एक डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। कुछ लोग ये स्टेट या सेंटर अपने हिसाब से टेलर भी कर सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि प्रेसिडेंट को बोला था कि जीएसटी काउंसिल 60 दिन में बनाता है, जैसे जीएसटी एक्ट आया था 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी इन इंडिया इज लड्डू। ये लड्डू आपसे बनना चाहिए। जीएसटी क्या है? इनकम टैक्स हम अभी भी दे रहे हैं। ये जो इनकम टैक्स, ये सब कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। और जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। सो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा जीके को लेके एक क्विक डिस्कशन था। इसमें आप फटाफट से अपने आंसर्स टैली कर लो और जो हमने डिस्कशन किया है उसको याद रखो एज इट इज, एंड की ट्राई एंड कीप अ ट्रैक और रादर जॉट डाउन द पॉइंट्स जो इन पैसेज से आ रहे हैं। जो मैंने हमेशा बोला है कि सिर्फ जीके में या करंट अफेयर्स में आपको नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ मॉक के नोट्स बनाओ, एंड वो भी बहुत कीवर्ड्स के नोट्स मॉक के बनाओ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।